नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की और इसी दौरान उन्होंने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया। बताते चले कि इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा और मंत्री खजान दास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि कोटाबाग में एक बड़ा विश्व आध्यात्म धाम खोला जाएगा और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल के लिए 50 मास्टर्स ट्रेन भी तैयार किए जाएंगे। हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए हर प्रकार की समृद्धि लाता है, हर प्रकार के जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर आज हमारे नैनीताल, हल्द्वानी आसपास के क्षेत्रों से, प्रदेश के अन्य स्थानों से सारे बुजुर्गों का सम्मान का कार्यक्रम हुआ है। हम बुजुर्गों के सभी प्रकार के सुविधाओं के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। खबर हरिद्वार से हैं और हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हर की पौड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर जनसैलाब देखने को मिला है। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस बीच हर हर गंगे के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा है और श्रद्धालुओं में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर विशेष उत्साह भी देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ट्रैफिक डायवर्जन और विशेष सुरक्षा भी लागू किया गया है। तो दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या में क्योंकि बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए खास तौर पर इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हरिद्वार में देखा गया और कई जगहों पर रूट डाइवर्ट भी किया गया। कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर पहले से ही तमाम तैयारियां की गई। तो देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इस बीच जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए हैं और ये तमाम तस्वीरें सामने आई। हर हर गंगे के जय घोष से पूरा हरिद्वार नगरी जो है वो गूंज उठा है। श्रद्धालुओं में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और घाटों पर भी खास इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर भी इंतजाम है और सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम है। हरिद्वार में आज गौतम बुद्ध का जन्मदिन यानी कि बुद्ध पूर्णिमा है और बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में हर की पेड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तो वही संख्या में दूर दूर से लोग वहां पर भारी तादाद में पहुंच रहे हैं और हरिद्वार में खास इंतजाम है और गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। दरअसल वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है, इसीलिए लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पूरा मेला परिसर जो है 8 जोन और 21 सेक्टर में बांट दिया गया है। तो ऐसे में खास इंतजाम है और ये तमाम हरिद्वार से सुबह से ही खास तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आए। हम आए आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान करने, स्पेशल हरिद्वार आए सूरत से और यहाँ आके मुझे आनंद मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है स्नान करके गंगा का। बढ़िया है आज यहाँ पे और पब्लिक भी बहुत सारी भीड़ है, बहुत भीड़ है, चलने की जगह नहीं है, सब जगह फुल है, होटल वोटल सब बहुत भीड़ है। आप पहले भी आते रहे हैं हरिद्वार? नहीं, मैं पहली बार आया और मुझे आनंद आ गया, बहुत मजा। और आज हम सुबह आए थे 6 बजे, पहले गंगा आरती किया, उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा का स्नान करने। यहाँ पे बहुत ही लोग हैं, चारों ओर लोग ही लोग हैं और स्नान बहुत काफ़ी अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस का भी बहुत सहयोग हो रहा है और स्नान करके हमको बहुत आनंद मिला। यहाँ पे हमको तो उसका खासा ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके सब लोगों के बारे में सब लोगों से पूछताछ किया तो हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। और तो बहुत है, लेकिन लोगों को ऐसे देख के आनंद भी बहुत आ रहा है कि आज भी लोग गंगा स्नान में बहुत मान रहे हैं।
माँ गंगा में स्नान करने का महत्व है। गंगा जी को प्रणाम करें, माँ गंगा को स्पर्श करें। कहते हैं नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरेरम वंदित्य दिव्य रूपम मुक्तिम च भुक्तिम सददास नित्यम भावानुसारेण सदा नरणाम। इस मंत्र से माँ को प्रणाम करें और गंगा जी को नमन करें। तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाएं भी तमाम की गई है। तो हरिद्वार से ये तमाम तस्वीरें हैं। दूर दराज से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस बीच जो है आस्था की डुबकी भी लगाई जा रही है। खास तौर पर व्यवस्थाएं की गई है, इंतजाम पहले से है। तो बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज से हरिद्वार लोग पहुंच रहे हैं और सुबह से ही घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। विशेष तौर पर इंतजाम किया गया है आज के दिन को ध्यान में रखते हुए। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से भी निगरानी रखी जा रही है और कई रूट्स को इस बीच डाइवर्ट भी किया गया है क्योंकि अब भारी तादाद में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं तो किसी भी तरह की अव्यवस्थाएं ना हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है और इसी को लेकर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर खास तौर पर इंतजाम किया गया है और खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर इंतजाम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर देहरादून से है, जहां यूएसडीएमए मॉडल से प्रभावित हुआ हिमाचल प्रदेश। चार धाम मॉनिटरिंग सिस्टम बना मिसाल, हिमाचल में होगा लागू। हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने यूएसडीएमए का दौरा किया है और लाइव मॉनिटरिंग और यहाँ पर अलर्ट सिस्टम की सराहना भी की है। आपको बता दें कि दोनों राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन में समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए साझा रणनीति और भूदेव ऐप और एसओपी को हिमाचल में लागू करने की भी तैयारी की जा रही है। क्विक रिस्पांस टीम को बताया आपदा प्रबंधन में अहम। तो ऐसे में खास तौर पर इंतजाम और आपको बता दें कि हिमाचल के मंत्री बाकायदा जगत सिंह वहां पर बाकायदा हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए हैं। क्विक रिस्पांस टीम की उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। यूएसडीएमए मॉडल से प्रभावित हिमाचल प्रदेश हो चुका है और जल्दी एमओयू भी साइन होगा दोनों देशों के यहाँ पर दोनों राज्यों के बीच। और आपको बताते चले कि हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने यूएसडीएम का दौरा किया है और इस बीच जो है उन्होंने हर एक चीज़ को अच्छे से समझा है, परखा है और बाकायदा दिशा निर्देश भी दिया गया है। हिमाचल में भी जल्द इसको लागू किया जाएगा, इसको लेकर जल्द ही करार होने वाला है। तो दोनों राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन में समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और इसीलिए ये मीटिंग दोनों राज्यों के बीच बेहद खास रही। भूस्खलन से कैसे निपटना है इसको लेकर चर्चा हुई। भूदेव ऐप और एसओपी को हिमाचल में लागू करने की बात कही जा रही है और क्विक रिस्पांस टीम यानी कि क्यूआरटी को आपदा प्रबंधन में बेहद अहम भूमिका करार दिया गया है। क्विक रिस्पांस टीम ने अब तक जो बेहतर काम किया है इसको भी हिमाचल प्रदेश में जल्द ही लागू किया जाएगा। तो हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने यूएसडीएम का दौरा किया है और ये दौरा अपने आप में बेहद खास रहा। लाइव मॉनिटरिंग और अलर्ट सिस्टम की उन्होंने सराहना की है। बाकायदा हर एक चीज़ को उन्होंने बारीकी से समझा है। तमाम अधिकारी भी इस बीच वहाँ पर मौजूद रहे, उनसे भी हर पहलू पर डिस्कशन किया गया। चार धाम मॉनिटरिंग सिस्टम एक मिसाल बन चुका है और इसको जल्द ही हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जाएगा और इसीलिए ये करार दोनों राज्यों के लिए बेहद खास है क्योंकि कई चीज़ें हिमाचल में अब जल्द नई शुरू होने वाली हैं और इसी को लेकर बेहद अहम चर्चा हुई है और जल्द ही एमओयू पर साइन भी किया जाएगा। हरिवंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, यहाँ पर हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी यूएसडीएम का दौरा करते हुए नजर आए, बेहद खास रहा। कई चीज़ों को उन्होंने अपनाया भी है और जल्द ही हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री जगत सिंह गुरुवार को बैठक उन्होंने की और खास तौर से उन्होंने, क्योंकि देखिए जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य हैं, दोनों ही राज्य पर्वतीय क्षेत्र हैं और दोनों की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी सामान्य रूप से बिल्कुल सेम बताई जाती है।
साफ तौर से जो आपदा को लेकर चुनौतियां हैं वो भी सेम बनी रहती है। और ऐसे में चारधाम को लेकर जो तैयारियां लगातार चल रही हैं उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश ने भी इसको सराहा है। उन्होंने साफ तौर से बोला कि उत्तराखंड की जो इस वक्त आपदा की जो तैयारियां चल रही हैं, जो आपदा प्रबंधन की टीम जो कर रही है, उन्होंने साफ तौर से बताया कि बेहद बढ़िया यहाँ पर काम चल रहा है। और उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो भी रणनीति या जो भी प्लान्स जो है यहाँ पर उत्तराखंड में लागू है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी जो है उसी प्लान से अब काम किया जाएगा। उन्होंने क्यूआरटी टीम को काफी ज्यादा सराहा, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है, ताकि किसी भी तरह में जो आपदा की जब स्थिति बनती है तो ऐसे में क्यूआरटी टीम का बहुत ज्यादा अहम रोल माना जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो क्यूआरटी टीम है उसका भी बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है। ऐसे में जो भौगोलिक स्थिति है, उन्होंने भी साफ तौर से बताया कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलकर ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि ताकि दोनों प्रदेश में किसी भी तरीके की समस्या ना देखने को मिले। और उन्होंने साफ तौर से बोला कि आगे भी चलकर ऐसी लगातार बैठकें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की आपदा प्रबंधन या तमाम ऐसे विभाग हैं जिनके बीच में बैठकें होंगी, ताकि किसी भी तरीके की आगे समस्या देखने को न मिले। ऐसे में उन्होंने साफ तौर से बताया कि चारधाम की जो मॉनिटरिंग लगातार आपदा के दौरान की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसकी भी काफी तारीफ करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश भी इसी कड़ी में जो है पूरी तैयारी रखेगा, ताकि किसी भी तरीके की जो चुनौती है हिमाचल प्रदेश के वो उस पर लागू कर सके। कुल मिलाकर बिल्कुल हरिवंश, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करता हुआ बिल्कुल नजर आया है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है कि जो अन्य राज्य है, पर्वतीय क्षेत्र है, उनको वो आइडियाज ले रहे हैं उत्तराखंड से। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है कि जिस तरह से आपदा प्रबंधन भी लगातार जो मदन कौशिक हैं, अभी हाल ही में उनको जो है ये विभाग मिला है। ऐसे में लगातार जो तैयारियां की जा रही है, जो विनोद सुमन है आपदा सचिव, वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री यहाँ पर पहुंचे और अन्य राज्य के मंत्री जब किसी दूसरे प्रदेश की रणनीति को तैयारियों को सराहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि हिमाचल प्रदेश में जो काफी समय से आपदाएं देखने को मिल रही थी, अब उत्तराखंड की रणनीति वहां पर अपनाई जाएगी, कितनी जो आपदा को लेकर चुनौतियां हैं वो कितनी कम होती हैं। जी बिल्कुल। और हरिवंश, किन किन मुद्दों पर कौन कौन से वो बुलेट पॉइंट्स रहे, क्योंकि क्विक रिस्पांस टीम की तो यहाँ पर जिक्र की गई है, और कौन से पॉइंट्स रहे जिस पर विशेष तौर पर हिमाचल वालों की नजर है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे प्रदेश में चारधाम की चल रही है और पूरे देश में ये प्रसिद्ध है कि जिस तरह से आपदा प्रबंधन की जो तैयारी है, विशेष तौर पर उन्होंने साफ तौर से बोला कि जो क्यूआरटी टीम है, इस बार की जो क्यूआरटी टीम का जो रिस्पांस है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। कहीं भी अगर आपदा से पहले लगातार मॉक ड्रिल्स की जा रही है ताकि कहीं भी अगर आपदा की परिस्थिति बने, तो ऐसे में उन्होंने बोला कि ये भी एक बहुत अच्छा अहम रोल है। उन्होंने साफ तौर से बोला कि हम हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जो मॉक ड्रिल्स की तैयारियां हैं, क्योंकि अब से पहले हिमाचल प्रदेश में एज सच कोई बड़ी मॉक ड्रिल या ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन उत्तराखंड की जो आपदा प्रबंधन की टीम है, जो उत्तराखंड के सचिव है, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक को लगातार इस चीज पर उनका विशेष फोकस है कि किसी भी तरीके की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्र है और उत्तराखंड भी पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसे में जो अगर दोनों प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति की बात करी जाए या आपदा को लेकर जो चुनौतियां हैं, दोनों की बिल्कुल सेम बनी रहती है। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि जो आपदा को लेकर जो एक बड़ी चुनौती सामने देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं उस पर कितना आराम देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में हिमाचल में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हरिवंश बने रहिएगा, और भी खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा मार्ग की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई है। मुख्य सचिव ने मानसून से पहले ये बैठक की है। सड़क ध्रुवीकरण कार्य तेज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का काम समय से पूरा करने का भी आदेश दिया गया है। यात्रा मार्गों के यहाँ पर बॉटलनेक्स दूर करने का भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है। इस पर भी विशेष तौर पर जोर दिया गया है। मशीनों और उपकरणों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बीआरओ, एनएचएआई और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। तो चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि खास तौर पर ये पूरी बैठक रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, इसको लेकर विशेष तौर पर तमाम इंतजाम हो। और इस बैठक में अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिया गया है। कौन कौन से वो तमाम सेक्टर है जिस पर अधिकारियों को फोकस करने की जरूरत है, इसको लेकर भी इस बैठक में तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। तो मुख्य सचिव ने मानसून से पहले ये खास बैठक की है और सड़क को कैसे दुरुस्त करना है, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। तो बेहद खासी पूरी बैठक रही। भूस्खलन संभावित इलाकों का काम समय से पूरा करने का भी आदेश अधिकारियों को दिया गया है। बीआरओ के लिए भी आदेश है, एनएचएआई के लिए भी आदेश जारी किया गया है। यात्रा मार्गों के बॉटलनेक्स को लेकर भी बात रखी गई है। मशीनों और उपकरणों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया है।
आपको बताते चले कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो, बीआरओ और एनएचएआई के बीच इसको लेकर भी बातचीत की गई है। तो खास तौर पर यह बैठक बुलाई गई और इस बैठक में आगे की क्या रणनीति होगी, मानसून से कैसे निपटा जाए, क्योंकि बदलते मौसम में कई चीज़ों को लेकर चुनौतियां सामने आती हैं। इसीलिए ये इस बैठक के जरिए जो है उन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए आदेश जारी किया गया है। सहयोगी हरिवंश हमारे साथ लगातार बने हुए। हरिवंश, खास तौर पर यह बैठक बुलाई गई है मानसून से पहले, जाहिर तौर पर बदलते मौसम से पहले उन तमाम चीजों को दुरुस्त करने पर अधिकारियों का फोकस है। बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा पूरी सुचारू रूप से चल रही है और प्रदेश के और अन्य राज्यों से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्य सचिव आनंद बर्धन भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस बार जो बैठक का मेन फोकस रहा, उन्होंने साफ तौर से बोला कि स्वच्छता पर अहम फोकस इस बार रहने वाला है। जो चारधाम यात्रा के मार्ग है उन पर स्वच्छता बनाने की साफ तौर से उन्होंने निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों को बोला है कि जो सीवेज हैं या चूंकि अन्य राज्यों से भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में पूरी गंदगी होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि लगातार साथ के साथ जो भी गंदगी है, जो भी कूड़ा या फिर जो भी कचरा मार्गों पर फैल रहा है, कहीं ना कहीं इसको साफ तौर से तुरंत सुचारू रूप से उसको साफ करे ताकि किसी भी तरीके की समस्या वहां पर देखने को ना मिले। और साफ तौर से उन्होंने ये भी बोला है कि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई कमी और किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को ना मिले, क्योंकि बर्फबारी भी वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में साफ तौर से उन्होंने बोला है चाहे वो बीआरओ की टीम हो या फिर तमाम जितने भी बल वहां पर मौजूद है, पीडब्ल्यूडी की टीमें हैं, तमाम उन्होंने सभी विभागों को साफ तौर से बोला है कि मानसून आने वाला है, बारिश आने वाली है, उससे पहले जितने भी सड़कों का जो काम है, क्योंकि बारिश के समय पे जो सड़क जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो सड़कों पर अभी काम होना है, बारिश के समय पे ऐसे काम रुक जाते हैं। तो उन्होंने साफ तौर से स्ट्रिक्ट एक्शन मोड पर नजर आए। उन्होंने साफ तौर से सभी को ये निर्देशित किया है कि मानसून जो मौसम है उससे पहले सभी सड़कों के जो काम है, जो ठीक होने, जो दुरुस्त होने, उसको कर दिया जाए ताकि सुचारू रूप से चारधाम की जो ये यात्रा चल सके, क्योंकि लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक सैलाब उमड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तैयारी है विभागों की और उत्तराखंड प्रशासन की, तो वो भी अपने जो है चरम पर नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि जो निर्देश दिए गए हैं साफ तौर से मुख्य सचिव के द्वारा, तब्दीली और खासतौर पे मानसून के टाइम पर प्रशासन के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौतियां हो जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी मानसून का जो है और ऐसे में जो चुनौती रहती है, कहीं ना कहीं जो तैयारियां चल रही होती है, चाहे वो बीकेटीसी की बात कर ली जाए, चाहे वो प्रशासन की बात कर ली जाए, तो ऐसे में मेन फोकस रहता है कि जो सड़कें जो पहले कहीं ना कहीं जो दोस्त हो रखी थी, जो सड़कों पे अभी काम होना था, जो सड़कें टूटी हुई थी, ऐसे में मुख्य सचिव ने भी साफ तौर से बोला और पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने भी साफ तौर से अपने सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी कहीं पे रोड पे जो टूटी हुई है रोड है, जहां पर गड्ढे हैं, गड्ढे मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि बारिश की वजह से जो सीमेंट है रोड पर लगता है, कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती देखने को मिलती है। तो उन्होंने साफ तौर से बोला कि बारिश के मौसम आने से पहले आप जो सड़कों पर काम होने हैं, जो लगातार जो चीजें चल रही हैं उस पर काम होना है, उन पे ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या ना देखने को मिले, क्योंकि चारधाम यात्रा के बाद फिर कुंभ भी होना है। ऐसे में लगातार बैक टू बैक जो समीक्षा बैठकें चल रही है प्रशासन की, साफ तौर से ये दर्शाता है कि चारधाम यात्रा को पूरी तरह से भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही है। खुद बीआरओ की अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, बीआरओ और एनएचएआई को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है। जी बिल्कुल, बीआरओ और एनएचएआई को भी साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आपके अंतर्गत आने वाली सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, उनको पूरी तरह से जो कहीं ना कहीं पहले किसी कारणवश जो है दोस्त हो गई थी या किसी भी तरह की कोई समस्या, जो पैदल चलने वाला मार्ग है, जो 4 व्हीलर चलने वाला मार्ग है, जो वहां पर किसी भी तरीके की समस्या देखने को मिल रही थी, साफ तौर से सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि मानसून का जो ये मौसम आने वाला है उससे पहले जितने भी चीजें हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को समस्या ना देखने को मिले। साफ तौर से पुष्कर सिंह धामी की डायरेक्ट मॉनिटरिंग ये चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर से ये कहना है, खास तौर पर दिशा निर्देश जो है दिया गया है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस पर नजर बनाए हुए। नजरें आप ही बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते खबर चंपावत से। चंपावत में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली है। बताते चले कि तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही फसलों और सब्जियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिस कारण किसान काफी मायूस नजर आए। किसानों का कहना है कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है। ओले से फलदार पेड़ों में आए फूल फल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। तो वही मौसम विभाग ने तूफान और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है।
चंपावत में हुई मूसलाधार बारिश से बिसराड़ी गांव में भारी तबाही मच गई है और बता दें कि बारिश से गांव में बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए हैं और कई वाहन मलबे में दब चुके हैं। साथ ही फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो वही ग्राम प्रधान बिसराड़ी निर्मल नाथ और पूर्व प्रमुख नंदा बल्लभ बगोली ने जानकारी देते हुए बताया है कि बारिश से जहां 3 वाहन मलबे में दब चुके हैं तो वही इलाके की फसलें, आम चीजें और फल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। साथ ही यहां पर सड़क पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। फिलहाल इस बीच जो है प्रशासन से क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेकर ग्रामीणों को नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की गई। पर आने से सड़क किनारे खड़ी दीवाननाथ, निर्मलनाथ और खटीमा से आए तेज रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और खबर रुड़की से ही है, जहां पर बस स्टैंड पर तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी भगवान मेहर और सीओ मंगलोर अभिनय चौधरी अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मी का हालचाल जाना, साथ ही मामले की जाँच शुरू कर दी गई। खबर रुड़की से है, जहां पर ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि पुलिस ने हरियाणा से 2 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। दरअसल वाहन चोरी कर टोल बैरियर तोड़ते हुए आरोपी हरियाणा भागे थे, जिसके बाद पुलिस ने हरिद्वार से हरियाणा तक जांच का जाल बिछाया और लगभग 419 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पुलिस की टीम पहुंची और दोनों आरोपियों को दबोचकर वाहन चोरी गिरोह का बड़ा खुलासा किया गया। उत्तराखंड के मद्रास में एनसीईआरटी की किताबों को लेकर चल रहे विवाद को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना आपको सुनाते हैं। बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शादाब जी, उत्तराखंड के मदरसों में लगातार वहाँ की जो तालीम है उसमें आधुनिकता लाने की कोशिश हो रही है, एनसीईआरटी के तहत उसको लाया जा रहा है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है और वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 1 साल बाद याद आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि यूसीसी लागू हो गया है, मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है, क्योंकि अब चुनाव करीब आ रहा है तो पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये अपने आप में बताता है कि वो केवल और केवल राजनीति करते हैं और एज अ बी टीम वो काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या देश के अंदर मुस्लिम बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उत्तराखंड वो स्टेट है जिसमें युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करके 1 नेशन 1 लॉ की बात की और इसीलिए उस बात को और आगे बढ़ाते हुए मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा 1 नेशन 1 एजुकेशन। अब मेरे बच्चे जो मदरसे में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं, अब उनको भी शिक्षा का अधिकार मिल पाएगा। अब वो उत्तराखंड का जो शिक्षा परिषद का बोर्ड है वो पढ़ पाएंगे और हाफिज कुरान के साथ साथ अब मुस्लिम बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन पाएंगे। आखिर क्यों नहीं चाहते? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले खुद तो पढ़ लिख के ये यहाँ सियासत करते हैं और ये चाहते हैं मुस्लिम समाज ना पढ़े, वो पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर ना बने, इनकी चुंगल में फंसा रहे। 4 धाम यात्रा में गैर मुस्लिमों का जो प्रवेश है वो बैन कर दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं? इसका कितना पॉलिटिकल नुकसान जो है 2027 के चुनाव में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी भी कुछ संख्या में तो रहती है। मैं कहता हूँ कि कोई नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा फ़ायदा होने वाला है। और मैं एक मजबूत मुसलमान हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मैंने 3 बार हज किया है, दर्जनों बार उम्रा किया है, लेकिन जब हम सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड। तो इसका मतलब अगर वहाँ दिक्कत नहीं है तो यहाँ दिक्कत क्यों होनी चाहिए? दूसरा, हमारा मानना है कि गंगा महासभा ने मना किया है हरिद्वार में कि भाई जो हमारा ब्रह्म कुंड है या जो गंगा घाट है वहाँ पर जो गैर मुस्लिम हैं उनका प्रवेश, गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ऐसे ही BKTC ने भी इस बात को कहा है बड़े मंदिरों में। मैं ये मानता हूँ, बहुत साफ मन से मैं इस बात को बोल रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये तय करने का अधिकार जो मंदिर के पुरोहित हैं, पुजारी हैं, उनका होना चाहिए।
धर्मगुरुओं का होना चाहिए। वो तय करें कौन कहाँ तक जाएगा, कौन गर्भगृह में जाएगा, कौन मंदिर के अंदर जाएगा, कौन मंदिर परिसर में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। क्योंकि उनकी पवित्रता, उनकी आस्था को बनाने के लिए ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे वो उन चीज़ों को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और ये गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, ये उनके धर्मगुरुओं को तय करने देना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि यहाँ आकर कुछ विघ्न फैल सकता है और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ विघ्न पैदा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि बचना चाहिए। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।